हम पढ़ रहे थे लेखांकन के आधारभूत शब्द। आधारभूत शब्द का मतलब होता है वे सारे शब्द जो हम काम में लेंगे, किस में, जब हम अकाउंटिंग करेंगे, यानी जब हम खाते बनाएंगे, जब हम उसका लेखा करेंगे या जब हम उसकी एंट्रियां करेंगे। तो हमने कुछ चीज़ें यानी कि 2 से 3 चीज़ें पढ़ ली थी। कौन कौन सी? हमने पढ़ा था इकाई। इकाई क्या होता है? यानी कि एक संगठन होना चाहिए, उसी का तो हम लेखा करेंगे। लेन देन, उसमें किसी न किसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, तभी तो हम उसका लेखा करेंगे। थर्ड हमारे पास आया था परिसंपत्तियां, जिसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स भी कहते हैं। हमने पढ़ा था परिसंपत्तियां क्या काम आती है? हमारे व्यवसाय के परिचालन में सहयोग करती है। हमारे व्यवसाय के परिचालन में सहयोग करती है। कैसे? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था भाई, अगर हम स्कूल जाएं और कोई नीम के पेड़ के नीचे एडमिशन कर रहा हो आपका, कि आ जाओ भाई स्कूल है, तो आप पूछोगे सबसे पहले हम कहाँ बैठेंगे? स्कूल की बिल्डिंग कहाँ है? तो देखिए, अगर ये रूम ना हो तो बच्चे कहाँ बैठेंगे? फैन ना हो, जो आपका फर्नीचर ना हो। इस तरह से हमने समझा था कि एसेट्स क्या होती है। तो देखिए, एसेट्स हमने कहा 2 प्रकार की होती है, चालू और गैर चालू। चालू को हम कहते हैं करंट एसेट्स, ठीक है, और इसको कहते हैं एक तरह से गैर चालू, यानी कि हम कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स। क्या कह सकते हैं? नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है? वे सारी संपत्तियां जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने इसके बहुत सारे उदाहरण देखे थे। हमने कहा था जो चेक होता है, BR होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है। हम पढ़ेंगे क्या होता है, इसके ऊपर आपके लिए पूरा चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। हमने कहा था हमारे देनदार हो सकते हैं, हमने कहा था हमारा स्टॉक हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि ये सारी चीज़ें हो सकती है जिसको हम 1 साल के भीतर भीतर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैश में। तो चालू संपत्तियां वे संपत्तियां कहलाती है जिसे हम 1 साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट कर ले? कैश में। गैर चालू संपत्तियां क्या होती है? हम कह सकते हैं जिनकी अवधि हमारे व्यवसाय में लंबे समय तक होती है। जैसे हमने कहा अगर हमने एक बिल्डिंग खरीदी, डेफिनेटली उसका एक जीवन काल लंबा है। हमने फर्नीचर खरीदा, उसका जीवन काल लंबा है। हमने पंखा खरीदा, कम से कम 5 साल तो है ही, ठीक है। उसके बाद चेंज हो जाएगा, बात अलग है, मिनिमम 5 ईयर तो है ही, ठीक है। तो गैर चालू संपत्तियां होती है जिनकी अवधि लंबी होती है और वो लंबे समय तक हमारे व्यवसाय में परिचालन में सहयोग करती है। आगे देखिए, आगे आप एक ही क्वेश्चन भी पढ़ोगे कि व्यवसाय में जो है हम जो परिसंपत्तियां किसके सहयोग के लिए करते हैं? व्यवसाय के परिचालन के सहयोग के लिए खरीदते हैं, या व्यवसाय की लंबी अवधि की अवधारणा के बिहाव पर ही हम परिसंपत्तियों को क्रय करते हैं, किराए पर नहीं लेते। ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि हम परिसंपत्तियां एसेट्स को व्यवसाय में क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं हमारे व्यवसाय का जीवन काल लंबा होगा, अतः हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता बार बार पड़ेगी, तो हम किराए पर ना लेकर क्या करते हैं? उसको खरीद लेते हैं। अब देखिए, गैर चालू संपत्ति में क्या क्या आएगा? स्थिर संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां। देखो, हमें याद रखना है, सब कुछ रटने से याद नहीं हो सकता, ये हम भी जानते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ट्रिक लेनी है। देखो, स्थिर मूर्त यानी जिसका मुंडा दिखता हो, हम ये कह सकते हैं, एक तरह जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए, स्थिर संपत्तियां नाम से ही पता चलती है वे संपत्तियां जो मूर्त संपत्तियां होती है। आप याद रखना, मूर्त यानी कि जिसका हमें मुंह दिखता हो, चाहे भवन हो, देखो दिखता है, फर्नीचर है दिखता है, ठीक है, भूमि है दिखती है, मशीन है दिखती है, सब कुछ, ठीक है। तो ऐसी संपत्तियां मूर्त संपत्तियां कहलाती है जिसको हम स्थायी रूप से देख सकते हैं और उनका जीवन काल भी क्या होता है? लंबा। अमूर्त संपत्तियां जो अदृश्य है, अमूर्त है जिसका मुंह ही नहीं है, कुल मिला के आप ये याद रख सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन क्या करती है, लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट काम करती है। ये हमारे व्यवसाय में क्या करती है? व्यवसाय के लाभ को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? लाभ को बढ़ाती है। किसी न किसी प्रकार से क्या करती है? व्यवसाय के लाभ को बढ़ाती है। जैसे अमूर्त संपत्तियां, ट्रेडमार्क, आप किसी से उसका चिन्ह प्रयोग करने के लिए मांग लें तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ाएगी लेकिन वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऐसा थोड़ी आपने सिर्फ उससे परमिशन मांगी और आपने उसे परमिशन के पैसे दिए हैं कि मैं आपका ट्रेडमार्क यूज़ कर लूँ क्या, ठीक है। उसने कहा बिल्कुल यूज़ कर लीजिए लेकिन मुझे इतने रुपए दीजिए, लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए, 10 साल के लिए उसने दिया। तो देखिए, है ना लॉन्ग टर्म, इसके जो जीवन काल भी लंबा समय है, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसने हमको परमिशन दी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से ये मेरी एसेट्स है। गुडविल, ख्याति, ये भी हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन हमें प्रॉफिट बढ़ाती है हमारे व्यापार का। हम गुडविल के बारे में 12th में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। होती क्या है ख्याति?
ये एक अदृश्य संपत्ति होती है। क्या करती है? हमारे लाभ को बढ़ाने का काम करती है और हमारे पास जो हमारे पुराने ग्राहक हैं उनको हमारे यानी कि हमारी दुकान पे ही लाने का काम करती है। जैसे आप किसी भी अगर मैं आपको कह दूं आप मोबाइल खरीदिए, अगर मैं कह दूं एक मान लीजिए मेरी कंपनी का मोबाइल निकाल दूं कि आशा एंड कंपनी का और सैमसंग का, आप कौन सा लोगे? डेफिनेटली आप सैमसंग का मोबाइल उठाओगे। क्यों? क्योंकि ब्रांड है, आप जानते हो, चाहे उसके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, मैं अपना मोबाइल 5,000 में बेच रही हूँ और वो अपना मोबाइल 12,000 में बेच रहा है सैमसंग, तो भी आप उसका लोगे क्योंकि उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है। आपकी लैंग्वेज में जिसको कह सकते हैं अच्छी पेट है, उसके भी पैसे होते हैं। आप जैसे कोई दुकान खरीदते हो तो आप कहते हो ना कॉर्नर की दुकान है, जमी जमाई दुकान है, तो उसके अंदर जितनी भी एसेट्स होती है उससे हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। वो एक्स्ट्रा पैसे है क्या? एक तरह से हमको आने वाले टाइम में प्रॉफिट देगा, वो हमारी गुडविल होती है। हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सब पीछे रह जाएगा, इसलिए तो देखिए गुडविल, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? एक तरह से मान लीजिए मैं कोई इतिहासकार हूँ, ठीक है, और मैंने कोई बुक लिखी है, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर मैंने बुक लिखी है तो उस बुक को मैं ही छापूंगी, नहीं, उसको जो भी प्रकाशन कंपनियां वे छापेगी, वे मुझसे राइट खरीद लेगी, कॉपीराइट, कि हम आपकी बुक की 5,000 प्रति छापेंगे। मैंने कहा ये ओके, लेकिन आपको पर किताब मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। या मैं कह सकती हूँ 5 साल तक आप मेरी बुक जो है छाप कर बेच सकते हो, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दें, पर बुक रॉयल्टी ले ले। कई तरह से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी देखो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमने सिर्फ परमिशन ली है, हम आपकी बुक छापेंगे। ऐसे ही होता है पेटेंट। आपने बहुत सारी पिक्चर देखी होगी, एक पिक्चर है द टार्जन जिसमें वो अजय देवगन वगैरह है, ठीक से देखना उसको स्टार्टिंग, उसमें क्या होता है, वो अपने मॉडल का पेटेंट कराता है। एक तरह से पेटेंट का मतलब होता है एक आपके दिमाग में एक आइडिया आया और उसको आपने रजिस्टर्ड करा लिया, एक तरह से वो होता है पेटेंट। चाहे वो कार का मॉडल हो, चाहे वो कोई मशीनरी हो, चाहे कोई नया आइडिया आया कुछ चीज़ से कुछ बनाना, तो देखिए इसका भी हमें बेनिफिट मिलता है, इससे भी हमको प्रॉफिट होता है, लेकिन ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये अमूर्त संपत्तियां मोस्ट ऑफ हमारे व्यापार में 4 तरह की होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 4 ही होती है, 4 तरह की होती है। अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन लंबे समय तक हमारे साथ चलती है और हमारे व्यापार में क्या करती है, लाभ को बढ़ाती है। कौन कौन सी है? ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट और पेटेंट, जिसको हम कह सकते हैं व्यापार चिन्ह, ख्याति, कानूनी अधिकार या एकस्व अधिकार भी बहुत जगह लिखा हो जाए, स्वामित्व अधिकार भी लिखा होगा, बहुत सारे नाम है इसके हिंदी में, कॉपीराइट और पेटेंट। ये सारी चीज़ें हमारे पास अदृश्य है। तो देखिए हमने पढ़ा एसेट्स क्या होती है, एसेट्स हमारी वे जो कि हमारे व्यापार के परिचालन में सहयोग करती है। 2 तरह की होती है, चालू संपत्तियाँ जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, गैर चालू संपत्तियाँ जिनका जीवन काल लंबा होता है। ये भी 2 प्रकार की हो सकती है, मूर्त और अमूर्त, टेंजेबल और इनटेंजेबल इंग्लिश में उसको कहते हैं। वे संपत्तियां जो हमको दिखाई देती है और जिनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, आपको सब दिखाई दे रही है, भवन, भूमि, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां जो हमारे व्यवसाय में होती है, हमारे लाभ को बढ़ाती है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है, इनका जीवन काल भी लंबा होता है। आगे आइए क्या कह रहा है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास आ रहा है देयता है, यानी जिसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। अब नाम से पता चल रहा है लाइबिलिटी, यानी कि हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है किसी भी चीज़ को चुकाना या फिर उसको देना। तो देखिए क्या कह रहा है, लाइबिलिटी वे देनदारियां या ऋण जिसका भुगतान व्यवसाय को कहाँ करना है, भविष्य में। भाई आपसे पैसे कौन मांगेगा, जिससे आपने कुछ सामान लिया होगा या उधारी, तो इन फ्यूचर ही तो करना है। आज हमारे पास नहीं है तभी तो वो मेरा जो है एक तरह से वो मेरा लेनदार हो गया और हम उसके देनदार हो गए। तो देखिए यही जिसका भुगतान किस में करना है, भविष्य में। अभी कर देंगे तो हमारे लेनदार देनदार दोनों ही नहीं होते। हमने उधार ट्रांजैक्शन किया होगा डेफिनेटली, तभी तो वो हमारे लेनदार रह गए और हम उनके देनदार हैं। तो देखिए वे देनदारियां, देनदारी यानी कि हमको देनी है, ठीक है, और ऋण जिसका भुगतान व्यवसाय को किस में करना है, इन फ्यूचर करना है, भविष्य में उसको किसी न किसी प्रकार से देना है। हम इसको लाइबिलिटी कहते हैं एक तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास पूंजी यानी कि कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, वह पैसा जो व्यापारी व्यापार स्टार्ट यानी शुरू करते समय फर्स्ट टाइम लगाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कैश में ही लगाता है, कैपिटल के रूप में वो फर्नीचर ला सकता है, मशीन ला सकता है, बिल्डिंग ला सकता है,
कुछ भी ला सकता है। उन सबको कुल मिला के आप एक लाइन में ये आंसर दे सकते हो, पूंजी व्यवसाय द्वारा या व्यापारी द्वारा व्यापार शुरू करने में या व्यापार स्टार्ट करने में लगाया गया धन होता है। व्यापार के शुरू में जो लगाएगा उसको हम कहते हैं कैपिटल, यानी कितने रुपए लगाकर वो अपने व्यापार को शुरू कर रहा है। मान लीजिए जिसके पास 5 लाख रुपए थे, उसने कहा 2 लाख का फर्नीचर खरीदा मैंने और 3 लाख रुपए मेरे पास कैश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसने 3 लाख रुपए व्यवसाय में, 2 लाख का फर्नीचर भी खरीदा किसके लिए, व्यवसाय के लिए। तो ऐसे अगर हम पूछते हैं कैपिटल कितनी हुई, तो 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर उसने व्यापार को क्या किया था, शुरू किया था। तो हम ये कह सकते हैं व्यापारी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन, व्यापार में, व्यापार को शुरू करने में, ठीक है, व्यापार को क्या करने में, शुरू करने में लगाया गया धन। कुछ भी हो सकता है, कैश भी हो सकती है, और एसेट्स, एसेट्स में आपके भूमि, भवन, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी, और नगद पैसे भी ला सकता है। हम इसके लिए एक समीकरण पढ़ेंगे तो अब आपको और समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है समीकरण A = C+S, यानी कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर आता है। एक तरह से इस समीकरण के बहुत सारे सवाल भी करेंगे हम। ए यानी एसेट्स किसके बराबर होती है, कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होती है। ये पूरा समीकरण अपन आगे सॉल्व करेंगे आगे के नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए तो आपको समझ में आ गया पूंजी, कैपिटल क्या होता है, व्यापारी द्वारा व्यापार प्रारंभ करने में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। मैं बोल रही हूँ, आपकी इस वीडियो में क्लियर सुनाई दे रहा होगा, आप उसको जो है लिख सकते हो रिटर्न में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विक्रय। देखिए मैंने कहा हम व्यापार जब करते हैं या तो हम माल खरीद कर बेच सकते हैं, या हम माल का उत्पादन कर कर बेच सकते हैं, या फिर हम सेवाएं दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से मुझे क्या मिलेगा, पैसा। तो वही तो मेरे लिए सेल्स हुई। चाहे अगर मेरी ट्रैवलिंग एजेंसी है तो मेरे लिए सेल्स किस हिसाब से हुई, जो सवारियाँ एक से दूसरी जगह जा रही है और मुझे उसके बदले पैसे दे रही है, ठीक है। तो देखिए विक्रय क्या होता है, उपभोक्ता ग्राहक को उपलब्ध कराए गए माल व सेवा के बदले प्राप्त मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरी कोई मिठाई की दुकान है, आप मुझसे 1 किलो मिठाई लेना है, मैंने आपको मिठाई दी और आपने जो मुझे बदले में पैसे दिए वो मेरे लिए सेल्स हुई। मैंने 1 किलो मिठाई को बेच दिया, बेचा ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप मेरी कोई जो है रिचार्ज की दुकान है और आप मेरे पास आए कि 100 रुपये का रिचार्ज कर दीजिए, मैंने आपका 100 रुपये का रिचार्ज कर दिया, वो भी मेरी सेल्स है, मैंने इतने रिचार्ज कूपन बेच दिए। मैंने आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ दिया, लेकिन मैंने आपको बात करने के लिए सेवा उपलब्ध करा रही हूँ, इसके बदले मैंने आपसे पैसे लिए, तो वो मेरे लिए विक्रय हो गया। जैसा आपका व्यापार है उसमें विक्रय अलग अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन वही है। इनडायरेक्टली हम इसी डेफिनेशन को कह सकते हैं कि उपभोक्ता या ग्राहक को उपलब्ध कराए गए माल व सेवा, या तो हम माल उपलब्ध कराएंगे। भाई मान लीजिए मेरी जूतों की दुकान है और आपने कहा 1 जोड़ी जूते दीजिए, मैंने आपको जूते दिए और आपने मुझे पैसे दिए, तो क्या हो गया, मेरे लिए वो सेल्स आ गई। यानी कि वह माल जिसको हमने बेचने के लिए खरीदा था और हम उसको उस उपभोक्ता तक पहुंचा देते हैं और उसके बदले हम क्या ले लेते हैं, कुछ रुपए, कुछ पैसे मिलते हैं, वही हमारी सेल्स हो सकती है। तो देखिए उपलब्ध कराए गए माल व सेवा के बदले प्राप्त मूल्य, नगद और उधार। आप सभी जानते हो आज के ज़माने में जितने बड़े व्यापार हैं, या जिस तरह से आपके कोने पे अगर छोटी दुकान है दूध की, तो भी आप बहुत बार उससे दूध उधार लेके आते होंगे, आज दे दो कल हम आपको पैसे दे देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि विक्रय हमेशा नगद में ही हो, नगद व उधार दोनों में विक्रय होता है किसी न किसी। आप छोटी से छोटी दुकान देख लीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो मंथली अपना किराने का सामान एक साथ लाते हैं और उसको डायरी में लिखवा लेते हैं, पैसे बाद में देते रहते हैं, वो क्या है, उधार। तो विक्रय हमेशा नगद और उधार दोनों मेथड, दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। उसके बाद चलिए आगम यानी कि इनकम। देखो विक्रय करने से प्राप्त होने वाली आय, हमको इनकम होगी कब, जब हम सेल्स करेंगे, और सेल्स में भी हमको आय का क्या मतलब है, इनकम का मतलब होता है जो हमको प्रॉफिट रहा, लॉस भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको प्रॉफिट ही हो, लेकिन इनकम हम पैसा आया, आय देखो आगम यानी कि जो मेरे पास आया, किससे आएगा, विक्रय करने से ही आएगा। तो देखिए ये कह रहा, विक्रय करने से प्राप्त होने वाली आय या फिर राशि जो भी होगी वो क्या कहलाएगी, आगम कहलाएगी, यानी कि इनकम कहलाएगी। हम कह सकते हैं अब इसको इनकम 2 प्रकार की हो सकती है, व्यापारिक और गैर व्यापारिक, जिसको हम कह सकते हैं ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग इनकम क्या होती है? ट्रेडिंग इनकम वो होती है जिसका हम व्यापार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे आज फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, तो फर्नीचर को बेचने से या फर्नीचर को खरीदने से जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे या मुझे प्रॉफिट होगा वो मेरा व्यापारिक यानी कि ट्रेडिंग इनकम है। और अगर मान लीजिए मेरी दुकान तो फर्नीचर की और मैं लोगों को, मान लीजिए मेरे पास पैसे पड़े थे और मैंने किसी को 2 लाख रुपए उधार दिए और उसके बदले में मुझे 12,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या वो मेरे व्यापार का पार्ट है क्या? नहीं, वो व्यापार से अलग है। बेशक वो मेरी इनकम है लेकिन कैसी, व्यापार से अलग है। तो वो किस में चली जाएगी? नॉन ट्रेडिंग में। जैसे हम कह सकते हैं ब्याज, कमीशन, किराया। मान लीजिए मेरी फर्नीचर की बहुत बड़ी दुकान है और मेरे पास बहुत बड़ा घर भी है, ठीक है, मैंने आधे घर को रेंट पे दे रखा, मुझे किराया, बेशक वो मेरी इनकम है लेकिन ट्रेडिंग नहीं है, व्यापारिक नहीं है, वो क्या है? गैर व्यापारिक। लेकिन अगर हम ये ब्याज, कमीशन, किराया, अगर हम वित्तीय कंपनियां होती जैसे बैंक है, तो हम उसमें बैंक में इस ब्याज को नॉन ट्रेडिंग में नहीं डाल सकते, क्योंकि बैंक के लिए तो इनकम ही क्या है? ब्याज ही इनकम है, डिविडेंड ही इनकम है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें भी हम 2 फॉर्मेट देखेंगे। वित्तीय कंपनियां यानी जो फाइनेंस का काम करती है, जो पैसे उपलब्ध कराती है या पैसे लेती है, तो वो ब्याज को ही लेगी और ब्याज को ही देगी, तो उनके लिए ब्याज ही लेना और देना ट्रेडिंग में आएगा। लेकिन अगर वित्तीय कंपनियों के अलावा जितना भी व्यापार है उसके अंदर ब्याज, कमीशन, किराया, एक तरह से ये सब नॉन ट्रेडिंग में आता है। आगे चलिए अपन क्या पढ़ते हैं? व्यय, एक्सपेंसेस, खर्चा। क्या होता है खर्चा? ऐसे नहीं कि मैंने आइसक्रीम खा ली और आप कह दो ये तो खर्चा हो गया, ये हमने व्यापार के लिए नहीं किया, ठीक है, ये हमने हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए हमने आइसक्रीम खाई, हमको मजा आया, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो देखिए व्यय क्या होता है? व्यापार में व्यय की क्या डेफिनेशन है? व्यापार में व्यय की ये डेफिनेशन है कि व्यवसाय में आय अर्जित करने के लिए किया गया खर्च, इनकम। भाई मैंने फर्नीचर की दुकान खोली, मैं फर्नीचर खरीद के लाई, मैंने जो है एक मान लीजिए बड़ा मॉल किराए पे लिया, तो ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि मेरा फर्नीचर मैं थोड़ा ज़्यादा, जितने में खरीदा उससे ज़्यादा मैं बेच सकूँ और मुझे क्या हो सके? इनकम, ठीक है। तो हमारे व्यापार में एक्सपेंसेस का क्या डेफिनेशन है या हम एक्सपेंसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय में आय प्राप्त करने के लिए जो हम खर्चा करेंगे, आइसक्रीम खा ली, हमारे खुद के कपड़े ले आए, उसको व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। हमने जो खर्चा किया वो किसी न किसी प्रकार से व्यवसाय को प्रॉफिट देना चाहिए। अगर उसके कारण व्यवसाय को प्रॉफिट हो रहा है तो वो व्यवसाय का खर्चा माना जाएगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम लेखांकन के अंदर केवल व्यापारिक खर्चे ही लिखते हैं, निजी खर्चे नहीं लिखते। तो हम खर्चों को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और ये सारे खर्चे हम क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ की स्कूल चल रही है, टीचर से उनको सैलरी दी जाती है, बिजली का बिल भरा जाता है, सफाई के लिए 2 पियोन रखे, क्यों रखे हुए ये सब? अगर आप सोचिए ये सब नहीं हो तो आपकी स्कूल कैसे चलेगी? पॉसिबल है क्या? नहीं चल सकती है। तो ये सारे खर्चे क्यों किए जा रहे हैं? ये सारे खर्चे स्कूल को मेंटेन रखने के लिए किए जा रहे हैं। अगर ये सारे खर्चे ना हो तो स्कूल भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अगर आपके स्कूल में टीचर्स ना हो, इमेजिन करके देखिए कैसा होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या आपके प्रधानाचार्य अकेले सभी विषय पढ़ा लेंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो उनको खर्चा करना पड़ेगा। क्या सारी स्कूल की सफाई प्रधानाचार्य कर लेंगे? नहीं। तो उसके लिए पियोन रखना पड़ेगा, उनको पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम खर्चा करते हैं किस लिए? कि हमारा व्यापार मेंटेन रहे, परिचालन यानी कि चलता रहे। अगर ये सब खर्चे हम नहीं करेंगे तो आपका व्यापार चलेगा नहीं, ठीक है। नहीं चलेगा तो आपको कोई इनकम ही नहीं होगा, फिर आपका व्यापार धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं हमारे कॉमर्स की लैंग्वेज में वह क्या होता है? व्यवसाय में आय प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च क्या कहलाता है? वह कहलाता है, या जिसको हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं। थैंक यू।